Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा और पहले हम देख लेंगे आज के हमारे टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे आज की न्यूज़ की तरफ। तो पहले देख लेंगे अपने टॉपिक कौन कौन से हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में मंथन बैठक की अध्यक्षता की है, इसको जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है इस्कॉन के एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता को न्यूयॉर्क सिटी में सम्मान दिया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि हूल दिवस के अवसर पर आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने श्रद्धांजलि दी है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारा है सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्य का विस्तार किया गया है, यानी कि उनको एक्सटेंशन दिया गया है अपने कार्यकाल के लेकर। और नेक्स्ट न्यूज हमारा रहेगा आधिकारिक सांख्यिकी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए जियो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। एक मोबाइल ऐप के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट से पास हो चुका है, बहुत ही कम मार्जिन से पास हुआ है। ठीक है, अगर जेडी वंस नहीं हो तो शायद पास भी ना होता, क्योंकि उन्होंने निर्णायक मत के रूप में वोट दिया है। क्योंकि वो कौन है, वो उपराष्ट्रपति हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति होता है उसी तरीके से यूएसए में भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि माई भारत 2.0 है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है डीआईसी के साथ एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा है आकाश वायु प्रणाली को देखेंगे। और अंतिम न्यूज़ रहेगी कि नंदन नील के इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है अपने एग्जाम के ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने नई दिल्ली में मंथन बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो यह मंथन बैठक की अध्यक्षता की है। यह सरकारी नीति शुरू की जाएगी, राष्ट्रीय सरकारी नीति शुरू की जाएगी और 2025 से 2045 तक क्या है, प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, सरकारी नीति सहकारी नीति है, क्योंकि सहकारी नीति की बात की जा रही है, तो यह सहकारी नीति है। तो एक राष्ट्रीय सहकारी नीति शुरू की जाएगी जिसकी जो प्रभाविता रहेगी वो 2025 से लेकर 2045 तक रहेगी। इसकी बैठक की हम बात करें तो इस बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है केंद्र शासित, कितनी मिस्टेक है, केंद्र शासित प्रदेशों ने यहाँ पर भाग लिया। यानी कि हर राज्य के जो सहकारिता मंत्री होंगे वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और इस मीटिंग के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि एक सहकारी नीति शुरू की जाएगी और जिसकी प्रभावशीलता कितनी रहेगी, 2025 से लेकर 2045 तक रहने वाली है। ठीक है साहब, क्लियर। अगर मैं बात करूं सहकारिता मंत्रालय को लेकर तो सहकारिता मंत्रालय को 2021 में स्थापित किया गया था। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि सहकारिता मंत्रालय, अगर हम मंत्रालय की बात करें तो सहकारिता मंत्रालय कब आया था, तो 2021 में इसे लाया गया था, 2021 में लाया गया था। और मंत्री कौन है अभी के लिए अमित शाह जी मंत्री हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा रहने वाला है कि इस्कॉन के एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता को न्यूयॉर्क सिटी में सम्मान दिया गया है। और इसकी अगर हम बात करें, एक मिनट, ठीक है, सम्मान दिया गया है इस्कॉन में एक नेताजी हैं जिनका नाम क्या है, राधा स्वामी। किनको सम्मान दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है राधा स्वामी जी को। राधा स्वामी जी को सम्मान दिया गया है। इस्कॉन के एक सम्मानित क्या है, आध्यात्मिक गुरु हैं इस्कॉन से। ठीक है, तो उनको लिए क्या मिला है, एक उनको सम्मान के रूप में इस्कॉन ने न्यूयॉर्क सिटी का एक सम्मान है नाम से, वो दिया गया है। कौन सम्मान दिया, न्यूयॉर्क सिटी सम्मान दिया गया है। किसे दिया गया है, राधा स्वामी को। ठीक है, क्लियर। और कार्यक्रम फाउंडेशन क्या कहा, फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर, इसे फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर भी कहा गया। क्या कहा गया, फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर कहा गया है। इन्होंने भारत में इको विलेज की स्थापना की थी। क्यों इनको दिया गया है अवार्ड, इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत में इको विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, दूसरा, इको विलेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इको विलेज क्या होते हैं।
जब हम बात कर रहे हैं इको विलेज, जहाँ पर हम देखें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्थिरता को अपनाया जाता है, उस समुदाय को हम बोलते हैं विलेज या फिर हम बोलते हैं इको विलेज। राइट। अगर हम ऐसे विलेज को देखें, ऐसे विलेज में अक्सर हम देखते हैं कि टिकाऊ कृषि की बात की जाती है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है, और जो कार्य होते हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, वह पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ठीक है। तो इको विलेज में हम कुछ नहीं समझ सकते, सॉरी, सिंपल समझ सकते हैं कि इको विलेज यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जहाँ पे काम होगा, वहाँ पर हम इको विलेज का कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। जैसे कि हम टिकाऊ कृषि की बात कर लें, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा की हम बात कर लें, चाहे हम बात कर लें पर्यावरण के अनुकूल निर्माण कार्य हों। ठीक है। तो इसी को हम ओवरऑल समझ सकते हैं, जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण अनुकूल संबंधित जो कार्य पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इको विलेज। किसने स्थापित किए थे? राधा स्वामी जी ने स्थापित किए थे, और इन्हीं के लिए, इसी स्थापना के लिए इनको मिला है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान। ठीक है। किसने दिया है? इस्कॉन नहीं, फ्यूचर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि हूल दिवस के अवसर पर आदिवासी नायक को श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति जी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। किनको दी गई है? जो हूल दिवस पर श्रद्धांजलि दी है, यह जो श्रद्धांजलि है संथाल लोगों द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? संथाल लोगों द्वारा दिए जाते हैं। आज बहुत मिस्टेक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बताया, इसलिए मैंने पीपीटी को अगेन रीड नहीं किया, इसलिए मेरी गलती अब दिख रही है। अगर पहले रीड कर लेता तो मैं मिस्टेक करेक्ट कर लेता, बट थोड़ा लेट हो गया वीडियो, इसलिए मैंने फिर ऐसी एडिट टाइप करने के बाद सीधा बोर्ड पर लगा दिया। सो अब मिस्टेक दिख रही है। तो संथाल लोगों के द्वारा दिया जाता बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जून को घोषित किया गया है, यानी श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जून को घोषित किया गया है हूल दिवस के रूप में। किसके रूप में? हूल दिवस के रूप में। यानी कि 30 जून को क्या दिया जाएगा? श्रद्धांजलि दी जाएगी, और इस दिन को हूल दिवस के रूप में माना जाएगा। दूसरा वर्ड सुनिए, यह संथाल लोगों के द्वारा दी जाती है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि संथाल विद्रोह जो हुआ था, उसकी वर्षगांठ के रूप में इस इवेंट को मनाया जाता है। यानी कि संथाल विद्रोह की वर्षगांठ के रूप में। ठीक है साहब। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56, यानी कि 55 से चला था, 55 से स्टार्ट होगा, 56 तक चला था। इसके नेता थे सिद्ध और कान्हू मुर्मू। कौन थे? सिद्ध और कान्हू मुर्मू। ठीक है। तो इस समाज को, इस जाति द्वारा यह एक श्रद्धांजलि दी गई है, और इस श्रद्धांजलि के दिन को हम मनाते हैं हूल दिवस के रूप में। ठीक है। हमारे राष्ट्रपति महोदय का नाम भी राष्ट्रपति मुर्मू है, तो वो भी इसी समाज से आती है। ठीक। यह जो जनजाति है, यह जब हम बात करें जनजाति की, संथाल जनजाति की बात करें, तो संथाल जनजाति झारखंड की कहाँ पे रहने वाली है? झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों के पास। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों के पास यह जनजाति पाई जाती है। आई होप कि आपको न्यूज़ और ये सब पता चल गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संथाल लोगों द्वारा दिया जाता है, यानी मनाया जाता है यह। ठीक है। बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जून को मनाया गया। ठीक है। नेतृत्व किसने किया है? किसको करता है? नेतृत्व करता है सिद्ध और कान्हू मुर्मू। आप पूरी न्यूज़ समझ सकते हैं। संथाल विद्रोह की वर्षगांठ के रूप में इस इवेंट को मनाया जाता है 30 जून को, और इस इवेंट को मनाते हैं हूल दिवस के रूप में। ठीक है। राष्ट्रपति जी ने श्रद्धांजलि दी है, तो यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। ठीक है। क्लियर पॉइंट। और फिर हमने देखा कि यह समाज कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों के पास। राइट। और जो विद्रोह था, एक्चुअल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से
1856 ईस्वी में। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये न्यूज़। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्य विस्तार किया गया है। 30 जून 2026 तक कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर किया गया है। सीबीडीटी क्या है? प्रत्यक्ष कर है, कानूनों के प्रशासन के लिए गठन किया गया था। कब गठन किया गया है? 1 जनवरी 1964 को इसका गठन किया गया है और नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन 30 जून 2026 तक कैबिनेट की नियुक्ति की समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया है? कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2026 तक, राइट। किसने बढ़ाया है? कैबिनेट नियुक्ति की सिफारिश पर। जब भी कोई नियुक्ति होती है तो कैबिनेट नियुक्ति एक समिति होती है, वो सिफारिश करती है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री साहब। कौन करते हैं? पीएम साहब। ठीक है साहब, पीएम साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं, चेयरमैन होते हैं, राइट। सीबीडीटी होता क्या है? तो प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर, जो कि कानूनों के प्रशासन के लिए इसको बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1964 को की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारत में नई दिल्ली, क्योंकि भारत संस्था है। ठीक है साहब, नेक्स्ट न्यूज हमारी है कि आधिकारिक सांख्यिकी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए जियो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, 20 जून सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ द्वारा जियो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि इस मोबाइल लॉन्च को किसने लॉन्च किया, यानी कि इस इवेंट को लॉन्च किसने किया है। तो इसे जो हमारा लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप को, वो लॉन्च किया है एनएसओ के द्वारा। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? एनएसओ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर? ठीक, तो इसे लॉन्च किया गया है एनएसओ के द्वारा और एमओएसपीआई के तहत। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। 19 जून को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, जिसे हम बोल रहे हैं एमओएसपीआई के तहत स्थापित नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ द्वारा जियो आई स्टेटस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आधिकारिक सांख्यिकी क्या होता है? आधिकारिक सांख्यिकी में बात करूं, जो डाटा की बात कर रहे हैं हम, सुलभ एवं उपयोगकर्ता केंद्रित बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दिशा में एक कदम के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यानी कि जो सांख्यिकी है, जो डाटा हम प्रोवाइड कराते हैं, उसको सुलभ और उपयोगकर्ता केंद्रित, यानी कि आप समझिए, एक तो इजी एक्सेसिबल हो, दूसरा जो उपयोग करने वाला है उसके सेंट्रिक हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से वो यूज कर सकता है, इजीली एक्सेसिबल हो जाए उसके लिए, है ना। तो उस दिशा में यह एक क्या है? कदम है, ताकि जो व्यक्ति आसानी से डाटा का एक्सेस करना चाहता है उसके लिए एक्सेसिबल रहे, उसके लिए केंद्रित हो। जैसे बोलते हैं नागरिक केंद्रित, यानी कि नागरिकों की समझ के लिए बनाया गया। इस तरीके से जो डाटा एक्सेस करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी समझ के लिए इसे बनाया गया। ठीक है, ठीक। और क्या समझने के लिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए, ठीक, जो जनरल पीपल है उनकी समझ के लिए। तो फैक्चुअल आप याद रखेंगे कि 19 जून को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? एनएसओ ने, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत। क्यों लॉन्च किया गया? जो डाटा है उसको सुलभ और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी इजी एक्सेसिबल हो, सुलभ हो और उपयोगकर्ता केंद्रित हो, यानी कि जो उपयोग करने वाला है उसकी क्या जरूरत है उस आधार पर इसे बनाया गया है। ठीक है साहब, आइए नेक्स्ट न्यूज चलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास हो गया है। ठीक है, सीनेट में पास हो गया है। ठीक है, बहुत ही कम मार्जिन से पास हुआ था। मैंने जैसे कि बताया पहले कि अगर जेडी वेंस अगर अपनी वोट नहीं डालते तो क्या होता है? 50-50 पर मामला अटक गया था। इसमें क्या क्या था? इस बिल में है कर कटौती, यानी कि टैक्स को वो कम करेंगे। ठीक है, माइग्रेशन को बाहर निकालेंगे, ये उनको है। सीमा सुरक्षा, यानी कि जो बैरिकेडिंग करना है, मैक्सियो से दीवार लगानी है, ऐसी चीजें। सैन्य वित्तीय सहायता पोषण केंद्रित, यानी कि, और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है इस बिल में दिया हुआ है कि जो यूएस गवर्नमेंट की ऋण लेने की कैपेसिटी और डेट लेने की है उसको बढ़ा करके 4 ट्रिलियन तक करना है। अगर मैं बात करूं सीनेट क्या है? सीनेट राज्यसभा है। जिस तरीके से भारत में राज्यसभा होती है, इस तरीके से यूएसए में होता है सीनेट। ठीक है, इसी वजह से जो हमारे जो
उपराष्ट्रपति हैं वो पद हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो यूएसए में जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन है, यानी कि सीनेट के चेयरमैन है। और वह चेयरमैन का पद यूज करते हुए सीनेट में उन्होंने क्या किया, वोटिंग कर दी और कास्टिंग वोट का प्रयोग किया, जिस वजह से बिल पास हो गया। अदरवाइज यह बिल पास नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को क्या बोला जाता है, अमेरिकी प्रतिनिधि। क्या बोला जाता है लोकसभा को, अमेरिका प्रतिनिधि। ठीक है, और संसद को क्या बोला जाता है, संसद को बोला जाता है कांग्रेस। ठीक है, तो यूएस संसद को क्या बोलते हैं, संसद क्या कहलाती है, यूएस संसद को बोला जाता है कांग्रेस। ये बहुत ही माइनर सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ये हो गया अपना बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि मयास क्या होता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को मयास बोला जा रहा है, ने माई भारत विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया के साथ क्या किया है, एक कॉपरेशन साइन किया है, एमओयू साइन कर लिया है। यानी कि MYAS ने साइन किया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। एमओयू साइन का उद्देश्य क्या है कि भारत के युवा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें जोड़ना। ठीक है, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनको सशक्त बना के उनको जोड़ना है और एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, भारत 2.0। ठीक है, भारत 2.0 प्लेटफॉर्म है, इस पर जोड़ना है और सबको एक मंच पर लाना है। इसकी कब स्थापना हुई थी, कब लागू किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, ये 2023 में लॉन्च किया गया है। ठीक है साहब, जो माई भारत है। राइट, क्लियर। तो बहुत ही छोटी सी न्यूज़ थी, बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है। अरे ये ई था DIC। ठीक है, तो क्या था कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने माई भारत विकसित करने के लिए DIC को साथ MOU साइन किया गया है। कि क्या है उद्देश्य, क्या है कि भारत के युवा को जोड़ना है और एक मंच पर लाना है। मंच क्या है, भारत 2.0। ठीक है, कब स्थापित किया गया था, 2023 में से स्थापित किया गया है। आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि जापान ने जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। यानी कि जलवायु परिवर्तन निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जापान ने। ठीक है, नाम क्या है इसका, नाम है इसका GOSAT HW, GOSAT GW, माफ कीजिए ZW है, फैक्चुअली करेक्ट कीजिए कि GW है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये क्या है, सैटेलाइट का नाम है, यानी कि सैटेलाइट का नाम है। ये सैटेलाइट का नाम है GOSAT GW। ठीक है, किससे लॉन्च किया गया है इसे लॉन्च किया गया है H2A। ये क्या है, इसका रॉकेट लॉन्चर है जी, H2A। ये क्या है, लॉन्चर है। ठीक है साहब, ये क्या है, लॉन्चर है, इनका रॉकेट है। ये क्या है, रॉकेट का नाम है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जियो परिवर्तन को निगरानी करनी है, जियो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करनी है। क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, निगरानी। निगरानी किसी करेगा, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की निगरानी करना है इसका काम। ठीक है, और जब निगरानी करेंगे तो क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज को कम करना है। कम करना है, ये उद्देश्य के साथ जापान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। आई होप आपको न्यूज़ और वो चीज़ें सब पता चल गई होगी। ठीक, अब हम आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है आकाश वायु रक्षा प्रणाली। ये बहुत ही न्यूज़ में था, आकाश पहलगाम के बाद जो रिटेलिएशन किया था उसमें। तो यह क्या है, यह एक मध्यम दूरी का क्या है, इंटरसेप्टर, यानी कि कोई मिसाइल आती है उसे डिस्ट्रॉय करता हवा में। ठीक है, यह सतह से हवा में मार्स करने वाली मिसाइल सिस्टम है, और इसकी रेंज कितनी है, 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यानी कि रेंज थोड़ी सी कम है, बट सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, छोटी एवं लंबी दूरी के इंटरसेप्टर के बीच की खाई को भरना है। जैसे कि हमारे पास क्या है, बहुत छोटी रेंज का है,
और बड़ी रेंज का S400 है। तो बीच में क्या है, बीच में ब्लैंक आ जाता है। जब हम पूरा ग्रिड बनाते हैं, पूरी लाइन बनाते हैं, पूरी लेयर्स बनाते हैं, तो बीच की लेयर जो है उसको फिल ये करता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो पता चल गया आपको। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट न्यूज कि भारत ने सर्बानंद सोनोवाल को ने पहली बार एशियन भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता उद्घाटन किया। तो क्या न्यूज है कि पहली बार एशियन वार्ता का उद्घाटन भारत में किसने किया है, सोनोवाल ने किया है, जो कौन है, केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाज मार्ग मंत्री। ठीक है साहब, जहाजरानी मंत्री सॉरी। भारत द्वारा आयोजित इस बैठक में एशियन के सभी सदस्य देशों ने भाग लिया है और इस वार्ता का उद्देश्य क्या है, समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना, क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ाना और भारत प्रशांत क्षेत्र में सतत प्रयासरत पर्यटन को बढ़ावा देना है। यानी क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना और क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ाना और साथ ही साथ भारत और प्रशांत क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार एशियन का क्या हो रहा है, मीटिंग का वार्ता किया है सोनोवाल जी ने, सर्बानंद सोनोवाल जी। और ये कौन है, ये है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। ठीक है साहब, अब आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि 6 वर्षीय तेगवीर माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बनी। यानी 6 वर्ष की बच्ची है, क्या नाम है, तेगवीर, माउंट तेगवीर। ठीक है, किस पर चढ़ाई की है, माउंट एल्ब्रुस पर। ठीक है, किस पर की है, माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की है, चढ़ने वाली पहली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है। कहाँ की है, पंजाब के 6 वर्षीय तेगवीर सिंह ने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बनकर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो माउंट एल्ब्रुस है वो रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट या 5662 मीटर मापी गई है। ठीक है साहब, नेक्स्ट हमारा है कि विश्व की 10वीं सबसे बड़ी प्रमुख चोटी है और अगस्त 2024 में तेगवीर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा एशियाई बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। 1 मिनट देना मेरे को।